नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए राजनीति विज्ञान का ऑल यूनिट्स से हम लोग एक मिनी मॉक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये जो आपका एग्जाम होगा झारखंड माध्यमिक आचार्य का जेएसएससी के अकॉर्डिंग ये मध्य जनवरी में लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, झार शिक्षा के द्वारा आपकी तैयारी को और पुख्ता बनाने के लिए पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स के लिए बुकलेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको अलग अलग बुकलेट भी मिल जाएगा और कंबाइन भी मिल जाएगा। और वहीं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है। ये दोनों पर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है न्यू ईयर के उपलक्ष्य में। तो जिनको भी ये दोनों लेना हो वो हमें 82 71 11 36 45 पर कॉल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको PDF फॉर्म में ही प्रोवाइड हो पाएगा, बुक के फॉर्म में नहीं हो पाएगा। तो जिनको भी लेना हो वो हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट से। निम्नलिखित में से किसने न्याय को उचितता के रूप में जस्टिस एज अ फेयरनेस परिभाषित किया है? तो किसने न्याय को उचितता के रूप में परिभाषित किया है? यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? यह जॉन रॉल्स के द्वारा परिभाषित किया गया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जॉन रॉल की पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय को उचितता दैट मीन्स फेयरनेस के रूप में प्रयुक्त किया। उन्होंने अज्ञानता के आवरण वेल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा का उपयोग करते हुए वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन किस विचारक का है? तो यह जीन जैक रूसो का है। किनका है? तो जीन जैक रूसो का है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यह प्रसिद्ध कथन रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 की शुरुआती पंक्ति है। रूसो का तर्क था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था, लेकिन सभ्यता और निजी संपत्ति ने उसे बंधन में डाल दिया। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य का मस्तिष्क किसे माना गया है? तो राज्य का मस्तिष्क किसे माना गया है? तो राज्य का मस्तिष्क जो है यह स्वामी दैट मीन्स राजा को माना गया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। इसमें स्वामी दैट मीन्स राजा को शीर्ष या मस्तिष्क माना गया है, जबकि अमात्य को आंखें, कोष को मुख, दुर्ग को बाहें और मित्र को कान माना गया है। अमात्य को आंखें, कोष को मुख, दुर्ग को बाहें और मित्र को कान माना गया है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किस विचारधारा से संबंधित है? तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है ये किस विचारधारा से संबंधित है? यह मार्क्सवाद से संबंधित है। किससे? यह मार्क्सवाद से संबंधित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार मजदूर अपनी मजदूरी से अधिक मूल्य का उत्पादन करता है और इस अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति लाभ के रूप में हड़प लेता है, जो शोषण का कारण है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली की रचना द प्रिंस मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो द प्रिंस जो है यह मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? यह राज्य, शिल्प और शक्ति की राजनीति यानी स्टेट क्राफ्ट पर केंद्रित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। द प्रिंस यथार्थवादी राजनीति का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है।
इसमें मैकियावेली ने राजा को सलाह दी है कि सत्ता को कैसे प्राप्त किया जाए और उसे कैसे बनाए रखा जाए। उन्होंने नैतिकता और राजनीति को अलग किया। अब हम देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रदान किया गया है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है यह अनुच्छेद किसके तहत प्रदान किया गया है? यह अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे जैसे पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, संघवाद को नष्ट या बदल नहीं सकती। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? यानी कौन शामिल नहीं होता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, और राज्य विधान परिषदों के सदस्य ये शामिल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो एल.एम. सिंघवी समिति जो है वह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश के लिए जानी जाती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1986 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए उन्हें संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में 73वां संविधान संशोधन आया। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को किसने सौदेबाजी वाला संघवाद यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा? तो किसने सौदेबाजी वाला संघवाद यानी फेडरलिज्म कहा? यह मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा? तो मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों और शक्तियों के लिए निरंतर बातचीत और सौदेबाजी होती रहती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से यानी लोक प्रशासन और वित्तीय प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पोस्ट कोर्ब शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो पोस्ट कोर्ब का प्रतिपादन जो था वो लूथर गुलिक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो लूथर गुलिक के द्वारा किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। लूथर गुलिक ने प्रशासन के कार्यों को समझने के लिए पोस्ट कोर्ब यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग का संक्षिप्त शब्द गढ़ा। कौन सा? तो पोस्ट कोर्ब। किसके द्वारा? तो लूथर गुलिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य जोर किस पर है? तो नवीन लोक प्रशासन का मुख्य जोर है वो किस पर है? तो सामाजिक समता और
प्रासंगिकता पर है। किस पर? तो सामाजिक समता और प्रासंगिकता पर है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। नवीन लोक प्रशासन 1960 के दशक के अंत में उभरा मिनोब्रुक सम्मेलन 1। इसने पारंपरिक प्रशासन की तटस्थता को खारिज करते हुए मूल्यों, सामाजिक समता, परिवर्तन और प्रासंगिकता पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, भारत में शून्य आधारित बजटिंग, जीरो वेस्ट बजटिंग को सबसे पहले किस वर्ष लागू करने का प्रयास किया गया? तो शून्य आधारित बजटिंग जो है वो किस वर्ष लागू करने का प्रयास किया गया? यह 1987-88 में लागू करने का प्रयास किया गया। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के बाद बीपी सिंह सरकार के दौरान 1987-88 के बजट में सभी मंत्रालयों के लिए शून्य आधारित बजटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है? तो CAG की रिपोर्ट की जांच जो है वो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा की जाती है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। लोक लेखा समिति CAG की ऑडिट रिपोर्ट की विस्तार से जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संसद द्वारा स्वीकृत धन उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है। CAG को PSC का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन ही जीवन का दर्शन बनने के करीब है। यह कथन किसका है? प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन ही जीवन का दर्शन बनने के करीब है। यह किसका है? तो मार्शल ई डिमॉक का है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यह कथन मार्शल ई डिमॉक का है जो आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की व्यापक भूमिका और महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अब, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड झारखंड से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के किस दिन हुआ था? तो यह 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजनीति में दीकू शब्द का ऐतिहासिक और राजनीतिक अर्थ क्या है? तो दीकू का राजनीतिक और ऐतिहासिक अर्थ क्या है? तो बाहरी लोग या शोषक। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड आंदोलन के दौरान दीकू शब्द का प्रयोग उन बाहरी लोगों जैसे जमींदार, साहूकार या औपनिवेशिक अधिकारी के लिए किया जाता था जो आदिवासियों का शोषण करते थे। यह शब्द झारखंडी अस्मिता की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है। अगला प्रश्न है, पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त बनाना। क्या? तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त बनाना। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट का उद्देश्य संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों यानी 5वीं अनुसूची तक विस्तारित करना और जनजातीय समुदायों को स्वशासन का अधिकार देना है, जिसमें ग्राम सभा सबसे शक्तिशाली इकाई होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी 104वें संविधान संशोधन से पहले? तो इसमें कितनी सीटें आरक्षित थी? तो एक सीट जो थी वह आरक्षित थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 निर्वाचित सीटें हैं। 104वें संविधान संशोधन 2019 से पहले राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर सकते थे। अब यह प्रावधान समाप्त हो गया है।
अगला प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट 1908 का मुख्य राजनीतिक सामाजिक उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य था आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित होने से रोकना। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। भगवान बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप सीएनटी एक्ट 1908 झारखंड का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों यानी रैयतों की जमीन को बाहरी लोगों द्वारा हड़पे जाने से बचाना और उनके भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री यानी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की नियुक्ति अनिवार्य है? तो अनुच्छेद 164(1) के तहत जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति जो है वह अनिवार्य है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 164(1) के प्रंतुक के अनुसार छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय कल्याण का एक मंत्री अनिवार्य रूप से होगा। मूल संविधान में बिहार था, जिसे बाद में झारखंड और छत्तीसगढ़ के गठन के साथ संशोधित किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन 1973 में किन नेताओं ने किया था? तो जेएमएम का गठन किन नेताओं द्वारा किया गया था? तो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जेएमएम का गठन 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में हुआ था। इसके संस्थापक विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष और शिबू सोरेन महासचिव थे। ए.के. रॉय ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे? तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जो थे वह रघुवर दास थे। कौन थे? तो वह रघुवर दास थे। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। रघुवर दास 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने और वे राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो आदिवासी समुदाय से नहीं थे, और वे अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले भी पहले सीएम बने। अगला प्रश्न है, अब हम लोग अगला प्रश्न किससे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन से देखते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संगठन से। पहला प्रश्न इसमें है, राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद दैट मीन्स रियलिज्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो रियलिज्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? यह शक्ति और राष्ट्रहित है। क्या है? तो शक्ति और राष्ट्रहित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यथार्थवाद मार्गेनथाउ जैसे विचारकों द्वारा प्रतिपादित है। यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजक है और राज्य अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए मुख्य रूप से शक्ति दैट मीन्स पावर अर्जन के लिए संघर्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? तो कुल 15 सदस्य होते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य यानी वीटो शक्ति वाले यूएस, यूके, रूस, चीन और फ्रांस, और 10 अस्थायी सदस्य जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बर्नार्ड बारूक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो बर्नार्ड बारूक के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग अमेरिकी फाइनेंसर और राष्ट्रपति के सलाहकार बर्नार्ड बारूक ने 1947 में एक भाषण में किया था। इसे वाल्टर लिपमैन ने लोकप्रिय बनाया। किसने? तो वाल्टर लिपमैन ने शीत युद्ध को लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांत 1954 भारत और किस देश के संबंधों के आधार थे? यह भारत और चीन के संबंधों के आधार थे। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। पंचशील समझौता 1954 में भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर चाउ एन लाई के बीच हुआ था।
इसमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत शामिल थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक यानी फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे माना जाता है? तो ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डच विधिवेत्ता ह्यूगो ग्रोसियस को उनकी कृति डी ज्यूरे बेली एस पैसिस यानी युद्ध और शांति का कानून 1625 के कारण आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अब हम लोग अगला प्रश्न जो है यह पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से है, उससे देखते हैं। सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? यानी सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, यह किसका कथन है? यह जो कथन है यह लॉर्ड एक्टन का है। किनका है? यह लॉर्ड एक्टन का है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। यह प्रसिद्ध कथन ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड एक्टन का है, जो शक्ति के केंद्रीकरण के खतरों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर ने प्राधिकार अथॉरिटी के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैक्स वेबर ने प्राधिकार अथॉरिटी के 3 प्रकार बताए हैं, पारंपरिक, करिश्माई और विधिक तार्किक। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। वेबर ने औचित्यपूर्ण सत्ता के 3 प्रकार बताए। पहला पारंपरिक यानी परंपरा पर आधारित, दूसरा करिश्माई नेता के व्यक्तित्व पर आधारित और तीसरा विधिक तार्किक नौकरशाही और कानून पर आधारित। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समाजीकरण यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति और मूल्यों को सीखता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने देश की राजनीतिक प्रणाली के बारे में ज्ञान, विश्वास, मूल्य और विश्लेषण विकसित करते हैं। परिवार और स्कूल इसके प्रमुख अभिकरण हैं। अगला प्रश्न है, अभिजन सिद्धांत यानी इलाइट थ्योरी के अंतर्गत शेर और लोमड़ी यानी लायंस एंड फॉक्सेस की अवधारणा किसने दी? तो शेर और लोमड़ी की अवधारणा जो है ये किसके द्वारा दी गई? तो विल्फ्रेडो प्रेटो के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? तो विल्फ्रेडो प्रेटो के द्वारा दी गई। इसमें लोग व्याख्या देखते हैं। विल्फ्रेडो प्रेटो ने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में अभिजात वर्ग का संरचन अभिजात वर्ग के संचरण यानी कि सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स की बात की और शासक वर्ग को वैज्ञानिक गुणों के आधार पर शेर यानी बल प्रयोग करने वाला और लोमड़ी चालाकी का प्रयोग करने वाला में बांटा। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध प्रवृत्ति से। इसमें पहला प्रश्न है, शोध में परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या है? तो शोध में परिकल्पना जो है यह क्या है? यह चरों के बीच संबंध का एक काम चलाऊ या प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। परिकल्पना एक अस्थायी कथन है जो 2 या 2 से अधिक चरों के लिए संबंध का अनुमान लगाता है। शोध प्रक्रिया में इसका परीक्षण किया जाता है ताकि इसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सके। अगला प्रश्न है, स्नोबॉल सैंपलिंग किस प्रकार की सैंपलिंग विधि है? तो स्नोबॉल सैंपलिंग जो है यह किस प्रकार की सैंपलिंग विधि है? यह है गैर संभावी प्रतिचयन यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग एक गैर संभाव्यता तकनीक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब शोध के विषय जैसे नशा करने वाले, अपराधी या दुर्लभ समूह आसानी से नहीं मिलते। एक उत्तरदाता दूसरे की सिफारिश करता है जैसे बर्फ का गोला बड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है,
डेटा संग्रह की प्रश्नावली विधि में और अनुसूची यानी शेड्यूल विधि में मुख्य अंतर क्या है? तो प्रभावी, यह हम लोग बोल सकते हैं, प्रश्नावली डाक या मेल से भेजी जाती है, जबकि अनुसूची में शोधकर्ता स्वयं प्रश्न पूछता और भरता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों को पढ़कर उत्तर भरता है, प्रायः डाक या ऑनलाइन के माध्यम से, जबकि अनुसूची में शोधकर्ता का गणक उत्तरदाता के सामने बैठकर प्रश्न पूछता है और स्वयं उत्तर लिखता है। अगला प्रश्न है, शोध नैतिकता के संदर्भ में साहित्यिक चोरी का क्या अर्थ है? तो साहित्यिक चोरी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बिना उचित श्रेय दिए दूसरे के विचारों या कार्यों को अपना बताना, इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। साहित्यिक चोरी अकादमिक बेईमानी का एक रूप है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भाषा, विचार या कार्य को अपना मौलिक कार्य बताकर प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शोध का मुख्य उद्देश्य तत्काल किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान खोजना होता है? तो तत्काल किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान खोजना होता है, यह होता है क्रियात्मक शोध में, यानी कि एक्शन रिसर्च में। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च का उद्देश्य किसी संगठन या कक्षा की तत्काल समस्याओं को सुधारना या हल करना होता है। इसका चक्र है पहले योजना, देन क्रिया, देन अवलोकन और फिर लास्ट में चिंतन। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, कंटेम्पररी इश्यूज एंड मिसलेनियस। पहला प्रश्न इसमें है, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्थान का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है, भारत ने G20 की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो यह 2023 में की थी। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की। वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य इसका थीम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS को 10% आरक्षण प्रदान किया गया? तो 103वें संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के सिंड्रोम के रूप में समानता, क्षमता और विभेदीकरण यानी इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन की पहचान किसने की? यह पहचान है किसके द्वारा की गई? तो लुसियन पाई के द्वारा की गई। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए, जिसे विकास सिंड्रोम कहा जाता है। पहला समानता यानी जनता की भागीदारी, दूसरा क्षमता यानी सरकार की कार्यकुशलता और तीसरा विभेदीकरण यानी संरचनाओं का विश्लेषण या विशेषीकरण। अगला प्रश्न है, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी किस वर्ष एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल गया? तो यह 2014 में बदल गया। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। 1990 के दशक में शुरू हुई लुक ईस्ट पॉलिसी को नवंबर 2014 में पीएम मोदी की सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपग्रेड किया, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और
सुरक्षा संबंधों को भी गहरा करना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं वर्तमान स्थिति के अनुसार? इसमें अभी कुल 24 जिले हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। राज्य गठन के समय झारखंड में 18 जिले थे। बाद में 6 नए जिले लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़ को जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल 24 जिले झारखंड में उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट किस आर्थिक नीति का हिस्सा है? तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है यह निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का एक हिस्सा है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। विनिवेश का अर्थ है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी बेचना। यह निजीकरण की प्रक्रिया का एक प्रमुख उपकरण या उदाहरण है, जिसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना और राजकोषीय घाटा कम करना है। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है यह काठमांडू में स्थित है। कहाँ? यह काठमांडू में स्थित है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 1985 में हुई, जिसका मुख्यालय काठमांडू जेनेवा में स्थित है। काठमांडू नेपाल में स्थित है। जेनेवा हम लोग गलती से बोल दिए, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राजनीति विज्ञान राज्य के साथ शुरू होता है और राज्य के साथ ही समाप्त होता है? यह गार्नर के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? यह गार्नर के द्वारा कहा गया था। J.W. गार्नर ने अपनी परिभाषा में राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को राज्य तक ही सीमित माना था। यह परंपरागत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो इसमें 29 विषय जो हैं यह शामिल किए गए हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 कार्यात्मक विषयों जैसे कृषि, पेयजल, सड़कें, गरीबी और उन्मूलन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जो 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की सीमा को छूता है? यह है गढ़वा है। कौन सा है? यह गढ़वा है। अगला प्रश्न है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका हम लोग। गढ़वा जिला झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यह एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। अगला प्रश्न है, दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या है? तो दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या है? तो दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते और वे सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना होता है और दबाव समूह यानी हित समूह सत्ता में आए बिना अपने विशिष्ट हितों के लिए राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन किस वर्ष किया गया था? तो UNHRC का गठन जो है ये 2006 में किया गया था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। UNHRC की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसने पूर्ववर्ती मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। दोस्तों, आप लोग की परीक्षा को देखते हुए झार शिक्षा के द्वारा पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स का अलग अलग बुकलेट तैयार किया गया है, जिस पर अभी आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है न्यू ईयर सेल के तहत। और पॉलिटिकल साइंस के ही 5 फुल मॉक टेस्ट तैयार किया गया है, जिसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन
हर क्वेश्चन का दिया गया है। इसमें आपको 5 बुकलेट का एक अलग क्वेश्चन सेट मिलेगा, उसके बाद एक 5 बुकलेट का अलग से आंसर सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें भी आपको अभी जो सेल चल रहा है, इसमें भी बुकलेट में भी और टेस्ट सीरीज में भी आपका दोनों में 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जिन लोगों को लगता है कि तैयारी कंप्लीट हो गई है तो वे लोग मॉक टेस्ट ले सकते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि अभी तैयारी बाकी है तो वे लोग इस बुकलेट को लेके अच्छे से अपना पूरे जो यूनिट्स है उसको कंसाइज वे में और कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जो सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप झार शिक्षा 8271 से मिल जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को इसको सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।